नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक लेकिन उतने ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए जरा, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हम जैसे विशाल इंसानों तक आखिर हर जीवित प्राणी किस चीज से बना है। आज हम उसी सबसे बुनियादी इकाई के बारे में बात करेंगे जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। पहला, जीवन की इस मूल इकाई को समझेंगे। दूसरा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर देखेंगे। तीसरा, कोशिका की संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। और आखिर में इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंगों और उनके कामों पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जीवन की मूल इकाई। आखिर कोशिका है क्या? आसान शब्दों में कहें तो यह किसी भी जीवित प्राणी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। आप इसे एक छोटी सी, अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर फैक्ट्री मान सकते हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस अद्भुत इकाई को खोजा था, जब वो एक कॉर्क के टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे। सोचिए कितनी पुरानी और ऐतिहासिक खोज है ये। अब यहाँ से बायोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के रूप में। श्लेडेन, श्वान और विर्चो जैसे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये थ्योरी दी, जो सच में गेम चेंजर साबित हुई। इसके 3 सीधे से नियम हैं। पहला, धरती पर मौजूद हर जीवित जीव कोशिकाओं से ही बना है। दूसरा, कोशिका जीवन की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, कोई भी नई कोशिका अचानक से जादू से पैदा नहीं होती, बल्कि वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजित होने यानी डिवाइड होने से ही बनती है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो है कोशिकाओं के 2 मुख्य प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दरअसल कोशिकाओं को हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये काफी छोटी होती हैं, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच, और इनका स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल होता है। इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही झिल्लियों से घिरे हुए दूसरे अंग होते हैं। बैक्टीरिया इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। दूसरी तरफ आती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये आकार में बड़ी और काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें एक डबल मेम्ब्रेन वाला प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और कई अलग अलग अंग भी मौजूद होते हैं। जानवर, पेड़ पौधे और हम इंसान, हम सभी इन्हीं कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अगर हम एक आम प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि किसी बैक्टीरिया को करीब से देखें, तो इसका डिजाइन काफी सिंपल लेकिन अपने आप में बेहद असरदार लगता है। इसमें किसी दीवार से घिरा हुआ कोई सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं है। इसकी बजाय इसका डीएनए एक न्यूक्लियोइड नाम के हिस्से में बस आजाद तैर रहा है। नेचर का ये एक बहुत ही बेसिक पर कमाल का डिजाइन है। तो चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं और एक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को समझते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए एक कोशिका को एक बड़े और बहुत ही व्यवस्थित शहर की तरह इमेजिन कीजिए। इस कोशिका रूपी शहर की सबसे बाहरी बाउंड्री है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल किसी बॉर्डर सिक्योरिटी वॉल की तरह काम करती है। ये झिल्ली थोड़ी छिद्रपूर्ण और अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत ही सोच समझकर ये तय करती है कि कोशिका के अंदर कौन से पोषक तत्व आ सकते हैं और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। एकदम सख्त चेकिंग होती है यहाँ। जैसे ही हम इस प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करते हैं, हमारा सामना होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से। ये गाढ़ा, ट्रांसपेरेंट और जेली जैसा पदार्थ है जो पूरी कोशिका में भरा होता है। समझ लीजिए कि ये उस शहर की जमीन है जहां पर सारे कर्मचारी और फैक्ट्रियां अपना काम कर रहे हैं। कोशिका को जिंदा रखने वाली लगभग सारी जरूरी केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, जहां हम कोशिका के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण अंगों और उनके कामों को देखेंगे। सबसे पहले मिलते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस से। इसे कोशिका का दिमाग या शहर का कमांड सेंटर कहा जा सकता है। यही वो सुरक्षित जगह है जहां डीएनए के रूप में जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट रखा जाता है। कोशिका को कब आकार में बढ़ना है, कब डिवाइड होना है और क्या काम करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसी न्यूक्लियस से आते हैं। है ना, बिल्कुल किसी मास्टर कंट्रोलर की तरह। और अब बारी आती है एक बहुत ही मशहूर अंग की, माइटोकॉन्ड्रिया
इसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। असल में हम जो भी खाना खाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एटीपी यानी एटीपी नाम की ऊर्जा में बदल देता है। इसे ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारी बॉडी का हर एक काम, जैसे मेरा बात करना, आपका सुनना या यहाँ तक कि हमारे दिल का धड़कना, यह सब कुछ इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलने वाली पावर पर निर्भर करता है। इसके बाद है राइबोसोम। इन्हें हम कोशिका की मैन्युफैक्चरिंग मशीन मान सकते हैं। ये साइज में तो सच में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका काम उतना ही बड़ा है। इनका मुख्य काम है जेनेटिक निर्देशों को पढ़ना और उस हिसाब से प्रोटीन बनाना। और ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर के विकास, किसी भी टूट-फूट की मरम्मत और बुनियादी कार्यों के लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एकदम स्किल्ड बिल्डर्स की तरह काम करते हैं। इन मुख्य अंगों के अलावा भी इस शहर का सपोर्ट सिस्टम काफी तगड़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही ले लीजिए। ये प्रोटीन और फैट्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए एक हाईवे की तरह काम करता है। फिर आता है गोल्जी उपकरण, जो कोशिका का अपना पोस्ट ऑफिस है। ये अणुओं को अच्छे से पैक करके उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेजता है। लाइजोसोम्स कोशिका के रिसाइकलिंग सेंटर हैं। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि अवांछित पदार्थों और कचरे को पचा लेते हैं। और आखिर में है रसधानी या वैक्यूल्स, जो पोषक तत्वों, पानी और कचरे को स्टोर करने वाले बढ़िया गोदाम है। यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोशिकाएं सिर्फ बायोलॉजी की किताबों का हिस्सा नहीं है। ठीक इसी वक्त हमारी बॉडी के अंदर ऐसे अरबों खरबों माइक्रोफैक्ट्रीज लगातार काम कर रही हैं। वो एनर्जी बना रही हैं, डैमेज ठीक कर रही हैं और जीवन को चला रही हैं। कोशिकाओं की इसी गहरी समझ के कारण आज वैज्ञानिक नई नई जीवन रक्षक दवाइयाँ खोज पा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं का हल भी निकाल पा रहे हैं। तो आखिरी बात जो यहाँ निकल कर आती है, वो एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या इन छोटे छोटे कारखानों यानी कोशिकाओं के काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझ लेना ही इंसानियत के भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है? क्या यही वो रास्ता है जिससे हम कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर पाएंगे, स्टेम सेल्स का जादू देख पाएंगे या बदलते पर्यावरण के अनुकूल हो पाएंगे? सोचकर देखिए जरा, जीवन की इस सबसे छोटी इकाई में भविष्य के कितने बड़े राज छिपे हुए हैं। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा। हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए।